मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन में हैं। करंट अफेयर्स हम लोग स्ट्रेटेजिक मंथली कवर करते हैं, अर्थात वर्ष का करंट अफेयर्स हम लोग अधिकतम 15 वीडियो और अधिकतम 300 सवाल पर हम लोग कवर करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग कवर करेंगे दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को, दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। और आपके चैनल के करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जनवरी 2021 से अब तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट है और करंट अफेयर्स के प्रत्येक वीडियो में एमसीक्यूज लगा है, अर्थात उस महीने के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको एक टेस्ट के रूप में आपको मिलता है, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जा सकते हैं। और दूसरा सोर्स है, आप गूगल पर अपने चैनल के वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाकर के उसके करंट अफेयर्स वाले कॉलम में जाकर के आप पेज में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो फटाफट तैयार हो जाएं आप सब। हर बार की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स रहने वाला है। दिसंबर 2021 के महीने के जो जरूरी करंट अफेयर्स हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कवर करेंगे क्या, दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण तिथि दिवस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस। वहां से अपने आप में एक प्रश्न स्टैटिक पोर्शन से भी और करंट पोर्शन से भी, दोनों से बनता है, तो एक प्रश्न तो एक हिस्सा तो वो कवर होगा। इसके अलावा जो इंडेक्स अगर दिसंबर महीने में कुछ आए होंगे, या कोई पुस्तक रिलेवेंट होगी, कोई नियुक्तियां हुई होंगी, कोई महत्वपूर्ण निधन व्यक्तित्व का हुआ होगा, और कोई खेल प्रतिस्पर्धा होगी, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा होगी, उन सब को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और हर बार की तरह लाइक और पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। अपने फेसबुक पर एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स आपको कंपाइल मिल रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा और पेन कॉपी खोल करके बैठ जाएं फटाफट। सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और हर बार की तरह मानसिक कसरत भी चलती रहेगी। चलिए, आशा है कि सब लोग रेडी होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के सेशन की। हर बार की तरह इस सेशन में भी सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं दिसंबर महीने की तिथि दिवस को। तो देखिए, इस महीने के जो बहुत महत्वपूर्ण तिथि दिवस हैं उसमें आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 25 दिसंबर। महीने की, दिसंबर महीने की इतनी तारीख कम से कम आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। और आपको पता है कि एड्स एक वायरस जनित बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस से संक्रमण से फैलता है। तो ये दिवस मनाया जाता है जिससे विश्व में इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप कंप्यूटर के युग में हैं और कंप्यूटर के महत्व को आप समझ सकते हैं। आज की तारीख में व्यक्ति का जीवन बिना कंप्यूटर के अधूरा है। और 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ह्यूमन राइट पर एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जारी किया गया था। मानवाधिकार पर एक सार्वभौमिक उद्घोषणा की गई थी। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में श्रीनिवासन रामानुजम के जन्म दिवस को गणित दिवस के स्मृति के रूप में मनाया जाता है। और 22 दिसंबर हो गया। 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है प्रतिवर्ष, ईसा मसीह का जन्म दिवस। और इसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। इसे शासन द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो यह है दिसंबर महीने के प्रमुख तिथि दिवस, आप इसे नोट करेंगे। और अब आपके पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक के प्रमुख तिथि दिवस हैं। तो आप एक कंसाइज नोट्स जनवरी तक का, जनवरी से दिसंबर तक का बना लेंगे, निकाल लेंगे, नोट कर लेंगे। फटाफट इसे आप नोट करें, जल्दी से आप सब इसे नोट। चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। देखते हैं दिसंबर महीने के प्रमुख इंडेक्स, प्रमुख सूचकांक जो आए हुए हैं उसको बारी बारी से कवर करते हैं।
तो सबसे पहले एशिया पावर इंडेक्स 2021। तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स, इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं कि इंडेक्स में सबसे पहले तो जारीकर्ता संगठन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और फिर टॉप और लोएस्ट देश इंडिया की पोजीशन। तो लोवी इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जारीकर्ता कौन हुआ? लोवी इंस्टीट्यूट। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का संगठन है। 8 मानकों पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, 8 अलग अलग मानकों पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस पूरे रिपोर्ट में यूएसए सबसे एशिया में प्रभावी देश है, माने नंबर 1 पर है। पापुआ न्यू गिनी सबसे लोएस्ट है इस रैंक में, पापुआ न्यू गिनी सबसे लोएस्ट है। और भारत का स्थान चौथा है। भारत एशियाई देशों में, एशिया में चौथा प्रभावी देश है। किसके अनुसार? इस इंडेक्स के अनुसार। तो आप नोट करेंगे इंडेक्स का नाम, जारीकर्ता संगठन, और टॉप, लोएस्ट और अपने इंडिया की पोजीशन। ठीक, फटाफट इसे आप नोट करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर, और दूसरा इंडेक्स है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ये स्वास्थ्य सुविधाओं पर, देशों के भी अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, जितनी बेहतर और मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, उस आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और इसे जारी किया जाता है एनटीआई द्वारा, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर द्वारा इसे जारी किया जाता है। कुल 195 देशों में अगर बात करें तो इस इंडेक्स में भी यूएसए टॉप पर है, और सोमालिया सबसे लोएस्ट देश है इस इंडेक्स में, और भारत की पोजीशन 66वीं है। भारत 66वें पायदान पर है। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग, देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग द्वारा स्वयं का, खुद का, भारत का अपना एक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है राज्यवार। तो बात हो गई किसकी? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। माने कितना महंगा शहर है और कितना सस्ता शहर है जीवन यापन के लिए, उस आधार पर इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, EIU द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो जारीकर्ता संगठन कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है। और सबसे महंगा देश जो इस इंडेक्स में आया है वो है तेल अवीव। इजराइल का कौन सा शहर? तेल अवीव। और पेरिस दूसरे नंबर पर है, सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। और सबसे सस्ता है दशमिक। कौन सा देश सबसे सस्ता है? दशमिक सबसे सस्ता देश है। और सबसे महंगा देश निकला कौन? तेल अवीव, इजराइल का इस इंडेक्स में सबसे महंगा देश है। और दूसरे नंबर पर पेरिस और तीसरे नंबर पर सिंगापुर। तो आपको बताना है पेरिस किस देश की राजधानी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। मानसिक कसरत हम लोग करते रहेंगे कि पेरिस किस देश की राजधानी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो बिल्कुल ऐसे सभी लोग सही बता रहे हैं जो लोग फ्रांस कह रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस महीने के प्रमुख पहले पुरस्कारों की। तो इस महीने का सबसे जो प्रमुख पुरस्कार है वो है नोबेल पुरस्कार। इस महीने का जो सबसे प्रमुख पुरस्कार है वो है नोबेल पुरस्कार, नोबेल 2021 पर बात करेंगे। इसका स्टैटिक, किसी भी पुरस्कार में 2 पोर्शन होते हैं, आपको पहले भी हमने चर्चा में, हर पुरस्कार के बाद चर्चा में हम लोग बात करते हैं। और ये जो नोबेल पुरस्कार हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये करंट डायनेमिक पोर्शन पर बात करेंगे 2021 में, अलग अलग क्षेत्र में किनको पुरस्कार मिला, किस फील्ड में मिला। और इसका एक स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक वीडियो हम डाल चुके हैं। तो आपको अपने YouTube चैनल में भारत के प्रमुख नागरिक पुरस्कार और नोबेल पुरस्कारों का स्टैटिक वीडियो छोटा सा है, 15-16 मिनट में आपको सारे पोर्शन पर चर्चा की गई है। इसके अलावा आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के वेबसाइट पर, गूगल पर जाना है, आपको वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट के विविध जीके वाले पेज में जाना है। विविध जीके वाले पेज में पूरा विविध जीके है, माने जिसे आप जीके बोलते हो, उसमें नागरिक पुरस्कार, शास्त्रीय नृत्य, भारत के प्रमुख पुरस्कार, विश्व के प्रमुख पुरस्कार, ओलंपिक खेल, इन सब के स्टैटिक पोर्शन को शॉर्ट नोट के जरिए हमने देने का प्रयास किया है। तो वहां से आप जाकर के इसे
मेंटेन रखेंगे और यहाँ वीडियो के माध्यम से भी मेंटेन रखेंगे और वीडियो के आधारित क्वेश्चन को भी हल करते रहेंगे। चलिए, तो जल्दी से फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भारत में कुल विश्व में कुल कितने मूल नोबेल हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे मूल नोबेल कितने हैं और नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है। मूल नोबेल कितने हैं और नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है जो लोग ये बता रहे हैं कि मूल नोबेल 5 और दिया जाता है 6। छठवां पुरस्कार है, वेरी गुड, अर्थशास्त्र का पुरस्कार है जिसे नोबेल स्मृति पुरस्कार कहते हैं, जो मूल नोबेल नहीं है। मूल नोबेल तो दिए जा रहे हैं 1901 से और नोबेल स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जा रहा है 1969 से। तो देखिए, आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले शांति पुरस्कारों की बात करते हैं, आप इसे नोट करेंगे। शांति पुरस्कार गया 2 लोगों को, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव। तो आप नोट करेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार गया किसको? 2 लोगों को, मारिया रेसा। इनके आगे आप लिखेंगे फिलीपींस की पत्रकार हैं ये। तो किस देश की हैं? फिलीपींस की हैं, एशियाई देश है, मारिया रेसा। और दिमित्री मुराटोव, इसे भी आप नोट करेंगे, ये रूस के पत्रकार हैं और इन लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए ये काम किया गया है। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रकारिता में अभिव्यक्ति की आजादी के बेहतर योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें, अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो डेविड कार्ड अमेरिका के हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट यूएसए के हैं, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस ये भी यूएसए के हैं। तो कुल कितने लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार गया है? 3 लोगों को। डेविड कार्ड को, ये भी यूएसए के हैं, जोशुआ डी एग्रिस्ट ये यूएसए से हैं और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस ये भी कहां से हैं? यूएसए के हैं। तो ये पुरस्कार गया है 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए। इकोनॉमी का जो पुरस्कार गया है वो श्रमजन्य अर्थशास्त्र में बेहतर योगदान के लिए जो अनुभवजन्य योगदान रहा। तो अर्थशास्त्र में जो श्रम आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें अनुभवजन्य योगदान के लिए और बेहतर कल्याण के लिए ये पुरस्कार गया है। चलिए बात करते हैं साहित्य की। तो तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल राजक गुरहान को ये पुरस्कार गया है और ये तंजानिया से हैं। कहाँ से? तंजानिया से हैं। पैराडाइज इनका उपन्यास है, यहाँ से इनको क्या मिला था? प्रसिद्धि मिली थी। पैराडाइज इन्हीं की रचना है। अब्दुल राजक गुरहान, तंजानिया की साहित्य का नोबेल पुरस्कार गया है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि भारत में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे गया था। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि भारत में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जो लोग उत्तर दे रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि रचना के लिए, और एक श्रेय जाता है इनको। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं, नोबेल विजेता पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन लिखा, आमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक, चलिए चिकित्सा और फिजियोलॉजी की बात करते हैं। 2 लोगों को गया है और दोनों ही यूएसए की राष्ट्रीयता से हैं, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। डेविड जूलियस और अर्देम पटाचाउटियन, ठीक, यूएसए से हैं। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोजों के लिए, तापमान किसके लिए, किस फील्ड में? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के क्षेत्र में इनका बेहतर योगदान रहा है, इस वजह से इन्हें यह पुरस्कार गया है इनके इस योगदान के लिए। तो दोनों यूएसए के हैं, डेविड जूलियस और अर्देम पटाचाउटियन। चलिए 5वें बात करते हैं भौतिकी। भौतिकी का पुरस्कार गया है जापान के स्यूकुरो मनाबे, नोट करेंगे आप, जापान, स्यूकुरो मनाबे जापान से हैं। क्लास हैसलमैन
ये जर्मनी से हैं, क्लास हैसलमैन जर्मनी से हैं, और जॉर्जियो पॉलिसी इटली से हैं। जॉर्जियो पॉलिसी इटली से हैं। फिर से आप नोट करेंगे, भौतिकी में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार गया है। एक तो स्यूकरो मनाबो, ये कहां से हैं? जापान से हैं। स्यूकरो मनाबो कहां से हैं? जापान से हैं। इन्हें पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए, पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए इनका योगदान रहा है, इस वजह से यह पुरस्कार इन्हें गया है। और क्लास हैसलमैन जर्मनी, इन्होंने भी स्यूकरो मनाबे के साथ काम किया है। इसके अलावा जॉर्जियो पॉलिसी, ये इटली से हैं। जॉर्जियो पॉलिसी कहां से हैं? इटली से हैं। इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गया है। परमाणु से लेकर ग्रहों के मापदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज इन्होंने की है। परमाणु से लेकर ग्रहों तक मापदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज इन्होंने की है। इस फील्ड में बेहतर योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से हैं, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से हैं, और डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड से हैं। इन दोनों लोगों को रसायन का बहुत पुरस्कार गया है, नोबेल पुरस्कार। और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के ये दोनों लोग वैज्ञानिक हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के ये दोनों के दोनों रसायन शास्त्री हैं। और एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालियस के क्षेत्र में इनको बेहतर योगदान के लिए, रिसर्च के लिए ये रसायन का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गया है। किस फील्ड में? एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालियस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए। एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालियस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए। तो ये 6 नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा, दिमित्री मुराटो, और फिलीपींस और रूस के पत्रकार। अर्थशास्त्र का पुरस्कार यूएसए के 3 अर्थशास्त्रियों को, डेविड कॉर्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इनबेंस। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल राजक गुरनाह तंजानिया से हैं। चिकित्सा का पुरस्कार 2 लोगों को यूएसए के हैं, डेविड जूलियस और अर्देम पटाचाउटियन को गया है। इसके अलावा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गया है स्यूकरो मनाबे जापान से हैं, क्लास हैसलमैन जर्मनी से हैं, और जॉर्जियो पॉलिसी इटली से हैं। इसके अलावा रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को गया है, वो है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से और डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड से। तो इसका डिक्लेरेशन आप जानते हैं कि अक्टूबर महीने में ये हो जाता है, लेकिन 10 दिसंबर की जो फाइनल सेरेमनी होती है उसके बाद यह पुरस्कार माने वितरित होता है। तो हम लोग इसे दिसंबर महीने में कवर कर रहे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे, तो आप प्रॉपर्ली नोट करेंगे और यहाँ से प्रश्न आमतौर पर अगले वर्ष तक के लिए रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगले पुरस्कार। तो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 हुआ है और ये गोवा में आयोजित किया गया। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गया है रिंग वांडरिंग को, जो जापानी भाषा की फिल्म है, रिंग वांडरिंग को। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार गया है वाकलाओ कदनका को, और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जितेंद्र भीकुल ताल जोशी को, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार गया है एंजेला मोलिना को। तो आप इसे नोट करेंगे। ये है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 को। स्टेट की बात करें तो कहाँ? गोवा में आयोजित हुआ। फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूलतम राज्य का पुरस्कार गया है किसको? उत्तर प्रदेश राज्य को। ठीक, इंडियन फिल्म पर्सन ऑफ द इंडिया प्रसून जोशी को गया है, और जो फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो ये है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021। आप इसे नोट करेंगे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूलतम राज्य का पुरस्कार किसको गया? इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सन ऑफ द इंडिया पुरस्कार गया किसको? चुना गया प्रसून जोशी को। ठीक, चलिए फटाक से इसे नोट करें। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। तो मित्रों चलिए हम लोग अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। ये भी फिल्म के क्षेत्र का है और ये ब्रिक्स का फिल्म पुरस्कार है। ब्रिक्स कंट्रीज का आपस में जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 दिया गया है वो पुरस्कार है, और इसमें ब्रिक्स कंट्रीज के देश के फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं और उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश शामिल हैं। ब्रिक्स संगठन में बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका।
तो टोटल 5 देशों की फिल्में यहाँ प्रदर्शित करी जाती हैं। और सबसे खास बात है कि ऐसा पहली बार है कि ब्रिक्स फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ संपन्न हुआ है, भारत में, और भारत में गोवा में संपन्न हुआ है। ठीक, तो इस बार ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का बेस्ट एक्टर का अवार्ड धनुष को गया है, इंडियन एक्टर धनुष को उनकी असुर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ब्राजील की एक्ट्रेस हैं लारा बोल्डोरिनी को गया है ये पुरस्कार, लारा बोल्डोरिनी को गया है। और फिल्म की बात करें तो सबसे बेस्ट फिल्म बराकट, ये है साउथ अफ्रीका की फिल्म बराकट। ठीक, तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इतना आप मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा भूटान की बात करें तो भूटान का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जैसे हमारे यहाँ क्या है भारत रत्न है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गया है, और उस पुरस्कार को बोलते हैं नगदल गी खेरलो पुरस्कार। कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और ये पीएम नरेंद्र मोदी को गया है। ठीक, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि भूटान की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, भूटान की राजधानी क्या है। ठीक, तो ये तो बात थी किसकी, पुरस्कारों की। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने, इन पुरस्कारों को आप नोट कर चुके होंगे, तो बढ़ते हैं आगे और कुछ नियुक्तियों पर बात करते हैं। चलिए प्रमुख नियुक्तियों पर बात करते हैं। तो नियुक्तियों में बात करें तो सबसे पहले गीता गोपीनाथ चर्चा में है, ये पहले से भी चर्चा में रहती हैं, पिछली बार काफ़ी एग्जाम में इन्हें पूछा भी गया। गीता गोपीनाथ अभी वर्तमान में आईएमएफ की क्या हैं, आईएमएफ की क्या थी, दिसंबर तक आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर थी, मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर थी, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री हैं। अब इन्हें क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अब एक नया पद दिया गया है, वो है प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का एक पद होता है, ऐसा नहीं कि इन्हें पहली बार नियुक्त किया गया है, ये पहली डिप्टी डायरेक्टर हैं। वहां पर आईएमएफ में एक अध्यक्ष होता है और फिर उसके नीचे प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर 2 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। ठीक, तो इनको क्या नियुक्त किया गया है, प्रथम, ये पद का नाम है प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, चलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि भाई आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो जो लोग वाशिंगटन डीसी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ दोनों का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी है, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको नियुक्त किया गया है, एमएम नरवणे को। तो इसकी आवश्यक जरूरत क्यों पड़ी, ये दूसरे सीडीएस है हमारे। पहले सीडीएस हमारे कौन थे, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ 13 लोग और शहीद हुए। और MI-17V5 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर वो पहले सीडीएस थे जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2021 को हुई थी। और दूसरे और वर्तमान में हमारे सीडीएस नियुक्त हुए हैं एमएम नरवणे। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में, हेलीकॉप्टर MI-17V5 था जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो उनके साथ कुल 13 लोग उस हेलीकॉप्टर में शहीद होते हैं। ठीक है, तो तारीख आप याद रखेंगे। और इनके अंतिम संस्कार दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार आयोजित किया गया और अंतिम संस्कार में श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के जो सेनाध्यक्ष थे, जो सेना के प्रमुख अधिकारी थे, उन लोगों ने इनके सम्मान में वो दिल्ली में शामिल हुए थे। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, जर्मनी में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जर्मनी में चांसलर कहते हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को चांसलर कहते हैं। और पिछले 16 वर्षों से इस पद पर एंजेला मर्केल कायम थी। एंजेला मर्केल 16 वर्षों से थी, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। ओल्फ
ओल्फ स्कोल्फ इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक, वर्तमान में ये एक नई नियुक्ति हुई है और इसके पहले 16 वर्षों से कौन थी? एंजेला मर्केल। तो एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे, जर्मनी में। चलिए फटाफट आप कमेंट बॉक्स बताइए हिटलर का संबंध किस देश से था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हिटलर का संबंध किस देश से था। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपकी मानसिक कसरत है कि हिटलर का संबंध किस देश से था। तो जो लोग जर्मनी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, जर्मनी का चांसलर, जर्मनी का तानाशाह और इटली के तानाशाह हुए मुसोलिनी द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस चर्चा में है। आईएसए, आप जानते हैं आईएसए भारत की पहल थी और यूएसए भी इसमें शामिल हो चुका है। पिछले महीने के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कवर किया था। इसका मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम में है। इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी दिल्ली में ही आयोजित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। इस संगठन को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। ठीक, बात करें टाइम मैगजीन के टाइम पर्सन ऑफ 2021 की, 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की, तो किसको? एलन मस्क को चुना गया है। एलन मस्क को चुना गया है। इन्हें टेक्नोलॉजी मैग्नेट भी बोलते हैं। इन्हें टेक्नोलॉजी मैग्नेट कहा जाता है। साइबर स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और स्पेस के क्षेत्र में इनकी अपनी कंपनी है। और टाइम मैगजीन 2027 से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुन रही है। ठीक, तो आप एलन मस्क नोट करेंगे। अगला है यूनिसेफ में उनकी नई प्रमुख नियुक्त हुई है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की जो प्रमुख हैं वो अब वर्तमान में कौन हो गई हैं? कैथरीन रसेल। तो नई प्रमुख आई हैं, चीफ आई हैं। तो आपको बताना है कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है और यूनिसेफ का पूरा नाम कहाँ है, जिनकी हेड हैं कैथरीन रसेल। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इसे नोट करें। तो यूनिसेफ का पूरा नाम आपको बताना है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जेनेवा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। मानसिक कसरत करते रहेंगे, कॉपी में नोट भी करते रहेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय है जेनेवा और यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की। तो मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता किसे चुना गया? भारत के हरनाज संधू को चुना गया है। मिस यूनिवर्स 2021 कौन चुनी गई? हरनाज संधू भारत से हैं, भारत में पंजाब के मोहाली से हैं। ठीक, और ये ऐसा 21 वर्ष बाद हुआ है कि कोई भारतीय मिस यूनिवर्स चुना गया है। अब तक कुल 3 मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। वो कहाँ से? इंडिया से। सबसे पहले सुष्मिता सेन 1994 में। तो पहली मिस यूनिवर्स चुनी जाने वाली महिला कौन है? भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन है 1994 में। फिर लारा दत्ता वर्ष 2000 में और इस बार संधू को चुना गया है, हरनाज संधू को 2021 में। तो अब तक कुल 3 मिस यूनिवर्स इंडियंस रही हैं। और ये प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में, उसके द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से हरनाज संधू पूरी तरह से तैयार होंगी मिस यूनिवर्स। चलिए बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी 2022। गणतंत्र दिवस की परेड समारोह में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमंत्रित हैं। वो 5 देश कौन कौन हैं? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये किधर? सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल मिडिल एशिया है, वहाँ के ये सब देश हैं। और आप जानते हैं कि ये सब के सब देश क्या थे? 1991 से पहले रूस के, सोवियत संघ रूस के विखंडित होने से पहले ये पार्ट हुआ करते थे सोवियत संघ के, और आज सब के सब अपने आप में एक स्वतंत्र देश हैं। ठीक, चलिए इसे आप नोट कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का हैदरपुर आर्द्रभूमि है, ये रामसर साइट्स में शामिल हुआ है। और रामसर साइट्स में शामिल होने वाला ये उत्तर प्रदेश का 9वां आर्द्रभूमि स्थल है। और पूरे भारत की बात करें तो ये 47 है, 47वां आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक, आप इसे नोट करेंगे। और ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर।
दोनों एरिया में थोड़ा थोड़ा एरिया पड़ता है, दोनों जिलों में। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर हैदरपुर आर्द्रभूमि है उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश का 9वां और पूरे भारत का 47वां आर्द्र स्थल है जो रामसर साइट्स में स्थान दिया गया है। तो रामसर सम्मेलन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। पहले भी चर्चा हो चुकी है, वर्ष में कई बार, महीनों में चर्चा हुई, बीच बीच में रेफरेंस आते रहे। तो रामसर सम्मेलन आयोजित हुआ है 1971 में, जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर नगर में, और आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित ये सम्मेलन था। ठीक, चलिए, मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक रिपोर्ट आई है सिप्री द्वारा, सिप्री एक संगठन है, उसके द्वारा सेना के लिए हथियार बनाने वाली विश्व की टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियों का नाम है। ठीक है, वो कौन है? HAL है, HAL है, आप नोट करेंगे। 3 कौन सी कंपनियां हैं? एक तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, और IEL है, IOF है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। पहले तो इंडियन ऑर्डिनेंस ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसे विखंडित करके 7 अलग अलग कंपनियां बना दी गई हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये है, और इसके अलावा BEL है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक, तो सेना के लिए हथियार बनाने वाली टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 ये कंपनियां शामिल हैं। आप इन 3 कंपनियों के नाम नोट करेंगे। चलिए, आजकल चर्चा में है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे, जो प्रयागराज से मेरठ को जोड़ेगा। ठीक है, प्रयागराज से मेरठ को जोड़ेगा, उसका शिलान्यास किया गया है। विश्व भारत का, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो एक्सटेंड होकर के 8 लेन में कन्वर्ट हो सकता है, और वो 594 किलोमीटर लंबा है। कितना? जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, 594 किलोमीटर। चलिए, आजकल चर्चा में है कैरेबियाई देश बारबाडोस। कैरेबियाई देश बारबाडोस, कैरेबियाई देश बारबाडोस अभी तक एक प्रकार से डोमिनियन स्टेट था, माने एक स्वतंत्र देश था। इंग्लैंड का यहाँ पर उपनिवेश रहा, लेकिन स्वतंत्र देश था। स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, लेकिन दिसंबर 2021 में कैरेबियाई देश बारबाडोस विश्व का सबसे नवीनतम गणतंत्र बना, क्योंकि उसने अपने यहाँ स्वयं अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया, और वहाँ से अधीनता जो थी उसे अस्वीकार किया। अब इंग्लैंड की महारानी बारबाडोस की अध्यक्ष नहीं है, अब बारबाडोस खुद अपना चयन करता है, चुनाव करता है। तो दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन है? बारबाडोस है, जो एक कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई देश का मतलब क्या होता है? ये वाला एरिया उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, यहाँ पर जो देश हैं मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में, उन्हें क्या बोलते हैं? कैरेबियन देश बोलते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार ने लुधियाना में एक आयोजन होता है, किसका? जगन्नाथ रथ यात्रा, उसे उस पंजाब राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है। पंजाब राज्य के लुधियाना में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। ये पुरी में, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा जो आयोजित की जाती है, वैसे ही उससे छोटी रथ यात्रा है और दूसरी बड़ी रथ यात्रा है, और ये इस्कॉन संगठन द्वारा इसे आयोजित किया जाता है लुधियाना में। इसे पंजाब का राज्य उत्सव घोषित किया है पंजाब सरकार ने। ठीक, तो आप याद रखेंगे। और एक जगन्नाथ, मुख्य सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा, मूल जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उड़ीसा के पुरी में और भगवान जगन्नाथ की स्मृति में। वैसे ही रथ यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? लुधियाना में। तो आपको बताना है लुधियाना किस नदी के तट पर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि लुधियाना किस नदी के तट पर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। ठीक, तो देखिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं S-400 की। भारत की पहली S-400 ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे भारत ने रूस से प्राप्त किया है और इसकी एक पहली खेप प्राप्त हुई है, और ये जो पहली खेप प्राप्त हुई है उसे पंजाब सेक्टर में
लगाया गया है, कहाँ पर सेट किया गया है? S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसे पंजाब सेक्टर में आयोजित किया गया है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है उसकी खास बात क्या है कि ये पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम इस तरह से काम करता है। एक तो इसमें क्या होता है, एक राडार होता है जो एक बहुत बड़े रेंज को कवर करता है, ठीक। और फिर एक कमांड यूनिट होती है, और तीसरा हिस्सा होता है जिस पर डिफेंस सिस्टम माने मिसाइल लॉन्चर्स लगे होते हैं। तो ये डिटेक्ट करता है कि किस एरिया में ये दिक्कत है, कहाँ से ये रेंज, इसका जो रेंज है उस रेंज में अगर कोई टारगेट, एक तो कोई मिसाइल आ रही है, अपने ऊपर हमला हो रहा है, तो उसे डिटेक्ट करता है और हवा में ही इसे इस कमांड सेंटर से यहाँ से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं अपोजिट। तो इस तरह से ये 3 यूनिट्स में बटा हुआ होता है, और ये 3 यूनिट्स में बटा है, इस प्रकार से ये काम करता है। इसे एक पहला भारत में मिला है रूस से, रूस के साथ हमारा टाई अप है और रूस से ये प्राप्त हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस देश से ये प्राप्त किया हम लोगों ने, रूस से। और इसे पहला डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने कहाँ लगाया है? पहला डिफेंस सिस्टम पंजाब सेक्टर में लगाया है, और पंजाब सेक्टर में लगाने से पाकिस्तान की सीमा और चाइना की सीमा दोनों कवर होती है, ठीक। तो ये है हमारा पहला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चर्चा में आजकल प्रलय है, ठीक। तो प्रलय क्या है? प्रलय DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी सतह से सतह मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। लेकिन इसकी खास बात है कि कनिस्टर मिसाइल है। कनिस्टर मिसाइल उसे कहते हैं जिसे आसानी से भी कहीं ले जाया जा सके और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक। और ये 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी, 150 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ख़ास बात है कि हवा में ही टारगेट चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर किसी टारगेट के लिए इसे छोड़ा गया है तो हवा में है और टारगेट मान लेते हैं मूव कर गया है, तो टारगेट वहीं से चेंज किया जा सकता है। तो ये टारगेट हवा में ही चेंज करने वाला मिसाइल है, ठीक। तो इसे आप नोट करेंगे, प्रलय। इसके अलावा गोवा में आगुआडा जेल चर्चा में है। आगुआडा जेल संग्रहालय का विमोचन किया गया है, ठीक। आगुआडा जेल गोवा में है, और ये क्यों परिचित है, क्यों चर्चा में है? आगुआडा जेल संग्रहालय इसलिए चर्चा में है क्योंकि जब गोवा में क्या चल रहा था, मुक्ति संग्राम, पुर्तगालियों से मुक्ति संग्राम चल रहा था, तो जो लोग पुर्तगालियों से अलग होने के लिए संघर्षरत थे उनको पुर्तगाली इसी जेल में रख रहे थे। तो वो पूरी हिस्ट्री उनकी स्मृति में गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर दिसंबर महीने में यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, ठीक। तो आप इस जेल को देखेंगे और इस संग्रहालय को देखेंगे। इसके अलावा सोलर पार्कर प्रोब, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन आई है। यह नासा का सूर्य की बाहरी सतह की स्टडी करने के लिए भेजा गया उपग्रह है। और सोलर पार्कर प्रोब जो 28 अप्रैल को ही टच कर लिया था, लेकिन उसके डाटा एनालिसिस के बाद अभी आए हैं दिसंबर 2021 में इसके रिपोर्ट बाहर आई है। और कोरोना को टच करने वाला ये पहली बार क्या है, कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? कोरोना। तो इस कोरोना का संबंध कोरोना वायरस से नहीं है। सूर्य की सबसे बाह्यतम परत को, सबसे बाह्यतम क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जो सौर लपटें होती हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है किरीट अथवा कोरोना। और पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था में इसे देखा जा सकता है। तो वहां से टेम्परेचर के बारे में जानकारी मिली है और लगातार ये कार्यरत है अभी भी। तो सोलर पार्कर प्रोब नासा का सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया उपग्रह है, जो पहली बार किरीट को, कोरोना को टच किया है। कोरोना एरिया में पहली बार एक सही जानकारी मिल पाई है, ठीक। तो जिससे ये सोलर पार्कर प्रोब अगर लगातार कार्यरत रहा तो सूर्य के बारे में स्टडी हमारी और बढ़ेगी, तो सूर्य के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी और बढ़ेगी, ठीक। इसके अलावा एक पुस्तक चर्चा में है, इसे आप नोट करेंगे। ये पुस्तक आप नोट करेंगे, गांधी टोपी गवर्नर। गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक का नाम है और इसे लिखा है लक्ष्मी प्रसाद ने। किसने लिखा है? लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। तो आप इसे फटाफट नोट करेंगे, लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है, ठीक।
और इसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। इसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा है। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोगों ने बात किया किसके, दिसंबर महीने के प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस के, जो प्रमुख इंडेक्स आए थे उस पर बात किया, जो प्रमुख पुरस्कार थे नोबेल पुरस्कार सहित उस पर बात किया। इसके अलावा विश्व और भारत में कुछ नियुक्तियां हुई थी और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के डेथ हुए थे। सीडीएस की बात हुई और नए सीडीएस कौन नियुक्त हुए उसकी बात हुई। विश्व के जर्मनी में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस पर बात हुई। बारबाडोस पर बात हुई, जो नवीनतम विश्व का सबसे नया गणतंत्र है, उस पर बात किया हम लोगों ने। ठीक, और कुछ एक आध किताबें बहुत चर्चित थीं उस पर बात हुई। साइंस के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं, हमारे डीआरडीओ संगठन द्वारा जो नया एक प्रलय नाम का कैनेस्टर मिसाइल का सफल प्रयोग किया गया उस पर बात हुई। इसके अलावा S-400 जो रूस से हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है, उसे कहाँ पर लॉन्च किया गया, कहाँ पर सेट किया गया, उस पर बात हुई। और भारतीय गोल्डन पीकॉक अवार्ड और ब्रिक्स फिल्म फेयर अवार्ड पर बात किया हम लोगों ने। ठीक, तो ये थे दिसंबर महीने के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से इसे प्रॉपर्ली नोट किए होंगे। और इसके साथ ही अब आपके चैनल पर दिसंबर से लेकर जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल मेंटेन है। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने चैनल के करंट अफेयर्स की लिस्ट में जाना है और लगातार जनवरी से लेकर के हर मंथली कवर करना है। इसी में बीच में आपको नोबेल और भारत रत्न के लिए स्टैटिक वीडियो भी डाले गए हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ बजट का स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ाया गया है और करंट का बजट। और अब तो हम लोग नए बजट की तैयारी में आ जाएंगे, क्योंकि फरवरी महीने में देश का नया बजट आ जाता है। तो हम लोग 2022-23 के नए बजट पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ मित्रों, याद रहे लाइक करना और शेयर करना। तो पूरी की पूरी आप अगर प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी अपने दोस्तों को, अपने फेसबुक पर और अपने जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों, इंस्टाग्राम पर हों, जहाँ भी हों, व्हाट्सएप पर हों, किसी भी एजुकेशन ग्रुप में हों, तो एक बार इसे शेयर जरूर करिएगा। तो मित्रों, आज का करंट अफेयर्स का सेशन पूरा होता है। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। और इस पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का आपका अनुभव कैसा रहा। लगभग 15 वीडियो और अधिकतम आपके 15 घंटे और अधिकतम 300 सवाल हमने लिए, और बीच में आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहे आप सब, और एग्जाम दिए लगातार। अगस्त से ही आप लगातार एग्जाम दिए, और उन एग्जाम का अनुभव और करंट अफेयर्स का अनुभव क्या रहा। तो मित्रों, इस वर्ष भर के करंट अफेयर्स का क्या आपका अनुभव रहा, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने करंट अफेयर्स को तैयारी करते रहिएगा। जो भी 2022 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही पूरे वर्ष का कारगर होने वाला है। ठीक, तो चलिए, आज का करंट अफेयर्स सेशन पूरा हुआ। सबसे नमस्कार। तो अब आप क्लास का सेशन पूरा होता है, छोड़ सकते हैं। ठीक, सबसे नमस्कार।